बहुत शुक्रिया। आदाब कराची। बहुत अच्छा लग रहा है आज 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। ख़ास बात है, हम हर बार यहाँ पर आते हैं और दुनिया जहान की बातें करके जाते हैं, तो इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है कराची के वो तोहफ़े जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कराची के लिए का फ़ख्र हैं। आप सबकी तालियों से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप इतने एक्साइटेड हैं, तो एक बार भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हुमायूं सईद और आसिम अजहर का। कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, लेकिन ये उर्दू कॉन्फ्रेंस का ही एजाज़ है कि एक स्टेज पे दो सुपरस्टार्स हो सकते हैं। तो आप हम इनसे पूछते हैं कि कराची शहर जिससे आप सबका भी ताल्लुक़ है, जो हमारी, मैं हालांकि कराची से नहीं हूँ लेकिन मेरी पहली मोहब्बत ये शहर है, तो इन दोनों का बचपन और लड़कपन यहाँ पर कैसा गुजरा, क्योंकि कोई भी पैदाइशी सुपरस्टार नहीं होता, एक दौर गुजरता है, तो इनके लिए वो दौर कैसा था, चाहेंगे कुछ नॉस्टैल्जिया में ले जाएं आप सबको। तो हुमायूं, आपसे आगाज़ करते हैं। कराची में आपकी पैदाइश हुई, यहीं पर आप बड़े हुए, लेकिन हम जो आपको एज अ सेलिब्रिटी जानते हैं, हमें लगता है कि जैसे ही आपने होश संभाला होगा, शीशे में खुद को देखते होंगे एक सेलिब्रिटी की तरह और बाहर निकलते होंगे तो पापाराज़ी आपका पीछा करती होगी। तो कुछ बताइए कि कैसा रहा आपका बचपन का वक्त, लड़कपन का वक्त, और वो कराची और आज का कराची, क्या चीज़ें आपको ऐसी हैं जो याद आती हैं? मुझे बस गलियों में क्रिकेट खेलना याद आता है। मेरा बचपन भी दूसरों की तरह ऐसे ही था और मेरे वालिदैन बड़े सख्त थे, मतलब मेरे अब्बू बहुत सख्त थे, तो इजाज़त नहीं थी रोज़ाना खेलने जाने की, या कभी ऐसे टाइम के ऊपर कि अगर रात में कोई नाइट मैच हो रहा है तो बड़ी मुश्किलों से हमें इजाज़त मिलती थी। तो कराची देखें, कराची मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ का एक अपना मज़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग प्रोफेशनल बहुत हैं, काम 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 काम, सबको बस काम की यहाँ पड़ी होती है। जो मैंने अभी पिछले 20 सालों में देखा है, जो कराची में मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा खूबसूरत होता था कराची, अभी उतना नहीं रहा, लेकिन उम्मीद जो है वो पूरी है कि इंशाल्लाह कराची जिस तरह खूबसूरत पहले लगता था वापस लगना शुरू हो गया। आसिम, आप के दोनों वालिदैन जिनका फ़न और आर्ट से ताल्लुक़ रहा, आपने इल्मी अदबी एतबार से भी बहुत सी एक्टिविटी देखी होगी बचपन से। आपकी वालदा इतनी बड़ी फ़नकार थीं, तो आपने यहाँ के वो आर्टिस्ट अपने आसपास देखे होंगे यकीनन अपने बचपन में। क्या ऐसी बातें हैं जो आपकी बचपन की यादें हैं जो आप यहाँ मौजूद लोगों से शेयर करें? बिल्कुल, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको एक बार फिर से, और आदाब। और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हुमायूं भाई ने मुझे अपने साथ बैठने का इस स्टेज पे, ऑनेस्टली मैं ये हमारे मुल्क के बहुत, दुनिया के हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि एक्चुअली में मेरा एक कॉन्सर्ट भी है थोड़ी देर में, तो मैंने हुमायूं भाई से रिक्वेस्ट की, तो और ये आई थिंक इन्हीं से मैं कर सकता था, बाकी किसी से करता तो मैं करता भी नहीं रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसको बड़े अजीब तरीके से लेते। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि हुमायूं सईद साहब के लिए आप लोग सब तालियां बजाएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉन्सर्ट हम आपसे, मिनी कॉन्सर्ट यहाँ भी करवाएंगे, तो आप लोग अगर आसिम का गाना सुनना चाहते हैं तो तालियां। क्या बात है हुमायूं भाई। नहीं, ये अच्छा हो गया ना, ये देखो मेरा भी जो सेशन था ना ज़रा एंटरटेनिंग हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ स्टेज पे मेरे साथ। बिल्कुल। बट आपके सवाल से मुतालिक, आर्ट्स काउंसिल से आर्टिस्ट बनने से पहले भी मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, बचपन से बहुत एक खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब अज़हर हुसैन साहब, जो कि आज यहाँ पे मौजूद भी हैं, वो उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे स्टेज पे नहीं देखा, लेकिन आज क्योंकि आर्ट्स काउंसिल का इवेंट था, एंड देन ऑफ कोर्स अहमद शाह साहब की सरबराही में ये सब हो रहा है, तो अब्बू को मैंने कहा कि आज आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, तो वो आज आए हैं। तो उनकी वजह से आर्ट से और इल्मी सेक्टर से काफ़ी बचपन से ही, मतलब जब मैं स्टेज पे चढ़ा मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मैं वो कई साल पहले 10-12 साल पहले स्टेज के नीचे से ही सब कुछ देख रहा होता था, और उसी की वजह से काफ़ी आर्टिस्ट से और काफ़ी आर्ट के शायद थोड़े से अदब भी सीखे। तो बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ मैं इस सेंस में।
आप लोगों का जो रिस्पांस है वो मैं थोड़ा बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी, तो अब आप ये बताइए कि हम हुमायूं से मेरे पास तुम हो की बात करें या इनका एक और प्रोजेक्ट जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, और वो है द क्राउन, और उसमें लेडी डायना, जिनको कोई नहीं ऐसा शख्स होगा जो ना जानता हो, उनके लव इंटरेस्ट डॉक्टर हसनात का किरदार अदा किया इन्होंने, तो अपना लोहा मनवाया उसमें भी। हुमायूं, आप हमें दोनों में से किसकी बात की जाए, मेरे पास तुम हो की बात करें, क्राउन की बात करें? ओके, क्राउन की बात करते हैं। हुमायूं, ये बताइए कि आपने द क्राउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, दुनिया भर की उस पर नज़रें नहीं और पूरी दुनिया में बहुत हिट हुआ, उसमें जब आपको हमने डॉक्टर हसनात के तौर पे देखा तो थोड़ा आपने अपना हुलिया भी तब्दील किया था, एक सिंप्लिसिटी नज़र आई, कुछ शायद वेट भी पुट ऑन किया, क्या तकाजे थे उस रोल के, कैसे आप तक पहुंचा ये रोल? जी, मैं क्राउन का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने सारे सीजन्स देखे हुए थे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे ये कैरेक्टर जो है वो आगे डॉक्टर हसनात का मुझे मिलेगा। बस मुझे एक कॉल आती है और मैं पहले उसको सीरियस लिया ही नहीं उस कॉल को। मैंने कहा ये पता नहीं कोई मुझसे शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि उनको मुझे जैसा बंदा चाहिए, और ज़ाहिर है उसका एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसेस होता है, ऑडिशन होता है। ऐसे नहीं कि बस उनको एक बंदा हुलिया वाइज पसंद है, जो उसका लुक जो है वो मिलता है, तो लेकिन उसके बाद प्रोसेस होता है एक ऑडिशन का, जो मेरे लिए बहुत नया था। मैंने कभी ऑडिशन दिया हुआ नहीं था, बहुत पहले दिया था जब मैं बिल्कुल यंग, पहली बार जब इस काम में आया था। उस वक्त मैंने हमारे एक इकबाल अंसारी साहब डायरेक्टर होते हैं, उनको मैंने ऑडिशन दिया था और मैं फ़ेल हो गया था। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है, या डर रहता है कि मैं ऑडिशन जो है वो दे नहीं सकता। तो खैर मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन मैंने दिया, और मैं बीमार था, कोविड हुआ था मुझे, ये वो वाले दिन थे। ख़ुद ही मुझे वो कैमरा रख के वो डायलॉग्स जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आया था वो मैंने बोल दिया, और उसके बाद फिर उनको वो अच्छा लग गया। फिर उसके बाद उन्होंने उस लड़की के साथ जो डायना का कैरेक्टर कर रही थी उसके साथ फिर ऑनलाइन जो है वो ऑडिशन करवाया, और वो भी ठीक हो गया। और फिर उसके कुछ 15-20 दिन के बाद मैं समझा शायद उनको पसंद नहीं आया या कुछ ऐसे हो गया, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत मज़ा आया। वो एक अलग ही दुनिया है, जिस डिटेल के साथ वो लोग काम करते हैं, उस तरह का काम अगर हमारे यहाँ होना शुरू हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, सब लोग बहुत खुश होंगे। क्या बात है। अब आसिम, हम अपने गालिबन शायद हम करीब करीब एक ही उम्र के हिस्से में होंगे, तो मेरे बचपन की वो जिंगल्स जो टीवी पे आते थे चॉकलेट्स के और इश्तिहारों के, वहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी। फिर जवान हुए तो अचानक से रोमांटिक गाने आए और वही लड़का वही आवाज़ में गा रहा है। अदाकारों में हमने ये देखा कि अगर कोई चाइल्ड स्टार हो तो उसको हीरो मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो बड़े होते हैं, लेकिन आसिम आपका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ रहा। आज की जो नौजवान लड़कियाँ हैं, अगर वो कोई यहाँ पर तालियों से बता सकें कि यहाँ पर मौजूद हैं तो उनका आप पे क्रश है, हमें तो ये सुनने को मिलता है। तो ये कैसी रही आपके लिए ट्रांजिशन? ट्रांजिशन जब हुई तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे बैठ के आपसे इसके बारे में बात करके अब फील हो रहा है कि हाँ, एक काफ़ी ट्रांजिशन थी। आई गेस जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि आप लोगों में से, लेकिन अगर ब्रांड का नाम लेंगे तो उनकी मशहूरी हो जाएगी ना, ज़रा शाह साहब हैं यहाँ पे, ब्रांड का नाम ले सकते हैं, जिंगल गाना है ना। बस चलो खैर है, क्या क्या हो गया सनी। आप लोगों ने बचपन में अगर नौजवान है तो किस किस ने वो सुना था, कोकोमो मुझे भी दो कोकोमो, वो मैंने गाया था। किस किस को पता था? ये पता था? किस किस को नहीं पता था? ओके, चलो फिर एक और आप लोगों को सरप्राइज देते हैं। ये किसने सुना था? कितना मजा आए रे दुनिया डेरी मिल्की वन, सुना? ये किसने गाया है? मैंने गाया है। ये भी पता था आप लोगों को? किसको नहीं पता था? हाथ खड़ा करके बताएं। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका रेफरेंस मैं देना चाह रहा था। तो ये कुछ बचपन में फेमस जिंगल्स गाए, और उस वक्त ऐसे ही बस नॉर्मल लगता था कि। और दरियाफ्त किसने किया आपको आपके ये जिंगल्स के लिए? ओहो हो, ये तो बड़ी मुश्किल। हाँ बिल्कुल, मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी फैमिली है,
दे बिलोंग टू लाहौर, और पियानो और कीबोर्ड का बहुत बड़ा अगर प्रेजेंस पाकिस्तान में लाए हैं तो उनकी फैमिली का इसमें बड़ा रोल है। मास्टर सादिक साहब, शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन जिनको पता है, मास्टर सादिक साहब वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पियानो। वो ब्लाइंड थे, उनकी फैमिली चलती आई, एंड अब उनकी जो 3rd 4th जनरेशन है वो शुजा हैदर, हमारे बहुत ज़बरदस्त शानी हैदर और शानी शुजा हैदर, शुजा हैदर। तो उनके एक और भाई हैं विकी हैदर, वो, और एक और हमारे बड़े अच्छे भाई हैं ईटी उनका नाम है। और उन्होंने कॉल की कि एक जिंगल है और वो किसी बच्चे से नहीं गाया जा रहा, तो आसिम को भेज दें। आई थिंक अब्बू को या अम्मी को कॉल आई थी, तो मैं चला गया और बस मैंने जाके गा दिया और वो आ गया, और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि हमें थोड़ा ख़राब भी किया आपने अपने इस जिंगल से। हमने अपने वालिदैन से तकाजा किया कि हमारी गाड़ी चॉकलेट से क्यों नहीं बनी हुई। इस इश्तिहार में तो ये गाना गाते हैं कि हर चीज़ चॉकलेट से बनी होगी। तब हुमायूं, हम बहुत से लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा, आपने जिस किस्म के रोल्स किए उसमें या तो आपको एक एंग्री यंग मैन के तौर पे दिखाया गया या एक चॉकलेटी हीरो के तौर पे दिखाया गया। तो क्या ऐसा आपने महसूस किया कि आपके इस इमेज की वजह से, कि जो एक लार्जर देन लाइफ किस्म का एक इमेज बना था, बिलखुसूस ख़वातीन में आपकी पॉपुलैरिटी, आपके संजीदा रोल्स जो आप अदा करते रहे, उसकी एक पॉपुलैरिटी एक वजह रही कि आपने कैरेक्टर एक्टिंग, क्या आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपको इस किस्म के रोल्स भी मिले जिसमें आपका हीरो होना या आपकी लुक्स को एक साइड पे रखा जाए और उसमें आपकी अदाकारी को ही सिर्फ देखा जाए? देखें कि जब आप नए नए आते हैं ना, तो आपको बहुत हीरो बनने का ही शौक़ होता है, असली बात है, और मुझे भी था। और कैरेक्टर्स जिस तरह मैंने किए वो मेरे पसंद के ही थे सब, और काफ़ी सिंपैथी लेने वाले कैरेक्टर्स थे। और आप चाहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स करें ताकि लोग आपको पसंद करें। जैसे मेरे पास तुम हो की एंडिंग आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं लिखी गई थी बेचारा? मेरी ख्वाहिश के मुताबिक थी। आज बता ही रहे हैं। नहीं, ऐसे ही था, ऐसे ही था। आपकी क्या ख्वाहिश थी? मैं इनको बोलता था मार दें मुझे बीच में? नहीं, बीच में नहीं, मतलब आखिर में अच्छा। मार दें। वो बंदा ही इस काबिल ही था वैसे। जिस ऐसा नहीं होना चाहिए ना मर्द हजरात को। नहीं, हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों इतने बीवी को इतना तंग रखा होता, ना पैसे देता था ना कुछ था, और वो बड़ा होपलेस सा बंदा था। वो उसको लड़की छोड़ के चली गई थी उसकी बीवी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में कोई भी आती ना, वो दूसरी वाली भी भाग जाती। तो मैंने कहा था इस बंदे को मार दें। और लोगों को बहुत दुख हुआ था, काफ़ी शोर मचा था। मैं सिनेमा में एक्चुअली वो लास्ट एपिसोड देख रहा था, तो मैंने नोट किया कि वो ड्रामा ख़त्म भी हो गया, ज़ाहिर मैं उसमें मर गया और ड्रामा ख़त्म हो गया, तो 5-8 औरतें एक लाइन में बैठी हुई थी और सब उठ के जा चुके थे, वो वैसे ही बैठ के रो रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ, मरा नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग अब चले जाएं, ड्रामा ख़त्म हो गया और मैं हूँ, अभी कोई ऐसा नहीं मसला। तो वो एक मेरे ख्याल से वो आज जो जितनी बात होती है उसकी एंडिंग के ऊपर, वो इसीलिए होती है कि मैं मर गया, और ये अच्छा हुआ। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं ये गलत किया, ये एंडिंग ठीक नहीं थी, मगर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक थी। तो इन शॉर्ट एक फिल्मी जुमला भी था पहले, लेकिन उसको अगर हम तब्दील करें आपकी इस गुफ्तगू को सम अप करने के लिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो शादी क्यों करते हो, है इजी, आप समझते हैं कि यही पैगाम देता है। आसिम, अगर मैं समझती हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं और मेरी कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद मुझे वो एनर्जी इनमें अभी तक नज़र नहीं आ रही, कुछ आप अगर सुनाएं अपना एक मशहूर गाना, ताकि कुछ लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, अगर आप चाहें तो। सिनफ़े आहन नहीं, तरसती है निगाहें, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें में, कटती नहीं रातें मेरी, के ख्वाहिशों के ख्वाबों की बारिशें अज़ाबों की कहाँ गई, धूप मेरे हिस्से के सवाबों, इन दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे क्यों सितम तेरा तेरे चाहने वालों पे, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी। वाह वाह। अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास तुम हो का कोई डायलॉग आप यहाँ पर बता सकें, सुना सकें।
उसका एक ही डायलॉग मैंने बहुत सी जगहों पे सुना है। हाँ हाँ वो नहीं नहीं, मगर वो चक्कर ये मुझे उसके अलावा कोई डायलॉग याद के ही मैं नहीं। बहुत मुखालिफ हूँ, अगर इन्होंने वो सुनाया तो देखिए मेरे मूड पे नागवार वो एक गुजरेगा। सिचुएशनल और डायलॉग, कैरेक्टर वो तो कैरेक्टर की तरफ से कैरेक्टर इट्स की अ तरफ फिक्शनल से डायलॉग। था। हुमायूं भाई वो रिप्रेजेंट नहीं करते बिल्कुल। मैंने काफी प्रेशराइज कर दिया आपको, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायलॉग सुनाइए। पीआर कंपनी पीछे ही हूँ, लैपटॉप खोल के बैठी। मुझे याद ही, आप कोई और सवाल करें मैं उसके मैं बाद। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं एक आइडिया है, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, एक पंजाब नहीं जाऊंगी का भी बड़ा जबरदस्त एक आपका मोनोलॉग था, उससे भी कुछ वो था हेल्प। हाँ थोड़ा ऊंचा दें। हेल्प मी दुर्दाना। वो ऐसा था उसका, रोटी खोल दे शफीक अहमद। तो सही है, सारे डायलॉग तो इनको याद है। अच्छा, अब हुमायूं, एक बहस रहती है, वो ये है कि ड्रामा और आप तब जैसे बड़े बड़े अदाकार जो हैं उनका ज़्यादा फोकस कई साल ड्रामा पे रखने, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में उस तरीके से नहीं बन रही थी। जब से एक रिवाइवल हुआ तो आपकी बहुत बड़ी जो सुपरहिट फिल्में हैं वो आपकी फिल्में आई, लेकिन आप प्रोडक्शन भी करते हैं, आप बहुत बड़े ड्रामाज हैं जो आपकी तरफ से बनाए जाते हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। ये कहा जाता है, ये इन ख्यालात का इजहार किया जाता है कि हमारे ड्रामा ने फिल्म को कहीं जो है वो बैकग्राउंड में भेज दिया, और फिल्म जो थी वो एक अदाकार के लिए एक बड़ा एक मीडियम होता है, एक ब्रॉडर मीडियम होता है जिसमें उसको हर अंदाज में दिखाया जाता है, वो एक्शन भी कर सकता है, एक लार्जर देन लाइफ किस्म का रोल भी अदा कर सकता है। ड्रामा जो है वो बड़ा महदूद कर देता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ड्रामे की अपनी एक, क्योंकि जब आप 13 किस्तें करते हैं ना तो उसका स्क्रीन प्ले डिफरेंट होता है, या 13 किस्तें या 30 किस्तें या 50 किस्तों का ड्रामा जो होता है, उसका जो क्राफ्ट है वो डिफरेंट है। फिल्म आपको 2 घंटे के अंदर सुनानी है, तो जब 2 घंटे में सुनानी है, जैसे ऐड जो कमर्शियल आप देखते हैं वो आपको 60 सेकंड के अंदर आपको सब कुछ दिखाना होता है, इसी तरह तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं फिल्म की वजह से इस फील्ड में आया था, मेरा इंटरेस्ट जो है हमेशा से फिल्म का था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि उस वक्त जब मैं आया तो फिल्म इंडस्ट्री ज़रा नीचे जा रही थी। मुझे एक फिल्म मिली जो मैंने की, जो मुझे पसंद आई थी और अच्छी भी थी, इंतहा, समीना पीरज़ादा ने वो डायरेक्ट की थी, वो मेरी पहली फिल्म थी, तो वो फिल्म बहुत अच्छी रही, बड़े तरीके से, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है हमारे, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। बस उसके बाद मैंने देखा कि सिनेमा हॉल्स ही नहीं अच्छे थे, अब वो पुराने हो चुके थे, वहाँ पे लोग सीरियसली आप फिल्म देखने जाते थे 3 घंटे बैठा नहीं जाता था उन सीट्स के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर 10 years 2010-8-9 में सिनेमाज, ये सबसे पहला बना यहाँ पे एक सिनेप्लेक्स बना, एट्रियम, और उसकी वजह से आपने देखा कि जो लोग जो सिनेमा जाना छोड़ चुके थे वो दोबारा पढ़े लिखे लोग या अच्छी फैमिलीज भी आना शुरू हुई हैं। सिर्फ ये नहीं था कि पहले तो सिनेमा इस तरह के थे कि उसकी 10 रुपए की अगर टिकट है तो आपको ऑडियंस ही अलग मिलती थी, तो अब हर किस्म की ऑडियंस आना शुरू हो गई। तो तब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे पहली फिल्म अपनी बनानी चाहिए, और मैंने वो फिल्म बनाई थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी, जबकि वो स्पोर्ट्स फिल्म थी, उसके अंदर मेरे साथ कोई ब्रांड भी था साथ, तो मेरी और हिम्मत बढ़ी कि मैं वो फिल्म बनाऊँ। तो वो फिल्म जो है वो, हालांकि उस वक्त इतने सिनेमाज नहीं थे, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 सिनेमाज थे टोटल, तो उस वक्त भी उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो मुझे लगा कि कॉमेडी के अंदर और इस तरह की फिल्म के अंदर भी पोटेंशियल है, तो अगर मैं फुल कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। फिर मैंने बनाई थी जवानी फिर नहीं आनी, बस उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, और फिर जवानी फिर नहीं आनी 2, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा, वो सारी फिल्में। और जिस तरह की सक्सेस जवानी फिर नहीं आनी की रही, उसने यकीनन पाकिस्तान की फिल्म को रिवाइव किया, और उसमें सबसे बड़ा किरदार कहा जाता है इसी फिल्म ने अदा किया। आसिम, हमारे यहाँ जो मौसीकार हैं उनमें एक और भी बड़ा नाम है आतिफ असलम, उन्होंने तो एक्टिंग में भी अपने आप को आजमाया, तो अब आप भी यंग हैं, आपकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है यंग नौजवानों में, तो आपको भी कोई ऐसी ऑफर होती है? अगर हुई तो आसिम का ऑफर मैं भी कर चुका, और आसिम का मैंने ड्रामा देखा हुआ, आसिम ने एक्टिंग की है और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है, ऐसा कुछ है हम ना? देखेंगे आपको मैं अभी भी ड्रामा एक्टिंग में? कर रहा हूँ अभी भी नहीं, आपने बिल्कुल आतिफ भाई का नाम लिया। आई थिंक
उन्होंने जिस अपने पॉइंट ऑफ करियर में एक्टिंग चूज़ की, माशाल्लाह से वो आई थिंक दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट चाहेगा जो उन्होंने अचीव किया है वो अचीव करना, तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करके उन्होंने आई थिंक ये रुख इख्तियार किया इन म्यूज़िक। पहले उन्होंने काफ़ी चीज़ें कॉन्कर की, उसके बाद उन्होंने किया। तो आई थिंक बट आई डोंट नो, हो सकता है उनका ख्याल इसमें कुछ और है, बट ये मैं अपना नज़रिया आपको बता रहा हूँ जो मैंने नोट किया। तो उसी तरह से आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक चीज़ में जाना जाऊँ और अच्छा जाना जाऊँ और माना जाऊँ उसमें थोड़ा बहुत, और इसके सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें रूहानी बात एक करूँगा, शायद थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने फ़न से जब तक सच्चे रहेंगे तब तक वो इन रिटर्न बदले में आपको सच्चाई के साथ शायद कामयाबी दे। और मेरा ये मानना है। तो एक्टिंग, मैं इस वक्त एक्टिंग के एक बहुत बड़े जैसे मैं कहूँगा एक यूनिवर्सिटी के साथ हम बैठे हैं इधर। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि हुमायूं भाई के साथ बैठ के एक्टिंग के बारे में बात करना, लेकिन एक्टिंग में सबसे कम काम एक्टिंग है। लाइक कैमरे के सामने जो आप सीन परफॉर्म करते हैं ना, वो उसका सबसे छोटा पार्ट है। उसके अलावा सारी जो बाकी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन है, वो उसका पूरा प्रोसेस है। तो वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही अनएजुकेटेड होके एक्टिंग वाइज कि मैं ऐसी एकदम से कैमरे के सामने खड़े होके शुरू कर दूं और कहूं कि मैं एक्टर हूं। हालांकि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हुमायूं भाई ने कहा कि कि मतलब ये ठीक है एक्टर। मैंने इसका काम देखा है एक्टिंग करते हुए, एंड ही वाज गुड। मैंने एक कोई टेलीफिल्म देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल, और एक को मैरीन के किसी जी वो ब्रांडेड एक, बिल्कुल, और एक आपके लिए वो सिन्फ़े आन, आपका एक प्रोजेक्ट सिन्फ़े आन जो था उसमें एक छोटा सा तो उसमें किया था, बिल्कुल बिल्कुल उसमें अपीयरेंस की थी। सो एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग जो है वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मुझे आज तक मुश्किल लगती है। मेरा पहला दिन जब होता है या पहला 2 दिन होते हैं शूट के कोई किसी भी नए प्रोजेक्ट के, तो मुझे लगता है मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ। मैं उसी तरह मैं डायलॉग्स लेके बैठा हुआ होता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डायलॉग्स याद कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर कुछ उसको और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हुमायूं सईद ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग, तो मुझे माफ़ कर दें। मैं तो असल में अच्छी एक्टिंग मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता ये है कि जितना कम आप एक्टिंग करो, लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक्टिंग का कमाल है। आसिम ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अभी मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा और उसके बाद फिर मैं सोचूंगा अगर एक्टिंग की तरफ गया। अब कोई खातून अगर ये बात कह रही होती तो सामने लोगों ने सवाल पूछना था कि क्या तुमने हीरो की खाला का रोल करना है, अपने आप को कितना अरसा इस्टेब्लिश करोगी। एक उम्र की हद जो है वो बना दी गई औरतों के साथ। तो हुमायूं साहब क्या बात है कि आप आज भी नई आने वाली एक्ट्रेसेस के साथ हीरो के तौर पे आते हैं, कि एक तफरीक है उम्र की, मर्द और हजरात की अगर हम बात करें। देखो, हीरो की कभी कोई उम्र नहीं होती और हीरोइन की भी कोई उम्र नहीं होती। ये तो वो जवाब देने के ऊपर है कि आप कैरेक्टर क्या है। आज मतलब पूरी दुनिया में जो अब एक्टर्स हैं, समझ ले डेंजल वॉशिंगटन है, अगर वो आज 60 साल के हैं या 65 साल के हैं, या केविन कॉस्टनर हैं, वो आज भी हीरो आ रहे हैं। वो हीरो तो कैरेक्टर है कि वो क्या है, उसके अंदर उसके साथ लड़की है या नहीं है। हमारे यहाँ तो हीरो समझा ही उसको जाता है जिसके साथ एक हीरोइन है। वेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मेरिल स्ट्रीप है, आपके पास दुनिया की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो आज एक सॉलिड कैरेक्टर में आती है। बेसिकली चक्कर क्या होता है कि आप लीड कैरेक्टर की बात कर रही हैं, और लीड कैरेक्टर जो है वो वही करता है या करती है जिसमें वो पोटेंशियल होता है या जिसको लोग पसंद करते हैं, और जो आप समझते हैं, राइटर डायरेक्टर ये समझता है कि हाँ इसको ये कैरेक्टर करना चाहिए।
तो आपका सवाल क्या था? मैं सवाल में ही ऐड कर देती हूँ, लेकिन हमारे मिसाल के तौर पे जब आपने अपना पहला प्रोजेक्ट किया होगा तो आपके साथ जो लीड एक्ट्रेस आई होंगी, क्या आज हम देख सकते हैं आपकी तरह वो भी हीरोइन का रोल कर रही हो या लीड रोल कर रही हो? हमने देखा उस सब कर रही हैं, सबा कुछ कमर नाम कर अगर, रही अच्छा, हैं। तो आपने स्टार्ट जब किया, मैं उस दौर से, जब मैंने स्टार्ट किया तो सादिया इमाम, नादिया जमील, सानिया सईद, बिल्कुल। और आज भी आप वो आज भी लीड कैरेक्टर्स में बिल्कुल आती ऐसे ही है। हैं, लीड कैरेक्टर में आती हैं और कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। और कौन था मेरे साथ? ज़्यादातर यही थी, सादिया इमाम, सानिया सईद और तो फिर तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक सीक्वल देखें जवानी फिर नहीं आनी का, जिसमें सानिया सईद हों और जो आपके साथ दीगर बिल्कुल अदाकार हो हैं। सकती Why है। not, है ना? बिल्कुल हो बड़ा सकती अच्छा है। आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया। नादिया जमील भी हो सकती हैं, नादिया जमील भी हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, अब हम आसिम, आप खुद लिखते भी हैं अपने अपने लिरिक्स, गाने। एक दौर था जब पुराने अदवार के गाने जो कि हम आज तक सुनते हैं और नौजवान भी सुनते हैं, उसके लिरिक्स होते थे, एक एक लफ्ज़ लोगों के जहनों में रह जाता था। हमने ये ख़ास बात देखी कि आपका गाना तो बहुत नए दौर का होता है, लेकिन लिरिक्स इसी तरह लोगों के जहन में रह जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हैं आप इंतखाब करते हुए? जी, मुझे लगता है कुछ अलग नहीं मैं सोचता, और मैं इस पे भी यकीन करता हूँ कि जो भी अपनी कोई भी चीज़ लिखता है, चाहे वो गाना है, चाहे वो स्क्रिप्ट है, चाहे वो कोई प्ले है, वो अपनी उसमें अपब्रिंगिंग से और अपने कल्चर से बहुत मुतासर होकर लिखता है, ठीक है? तो विद दैट बीइंग सेड, आज अगर कोई डिफरेंट वोकैबलरी में गाने आ रहे हैं तो आई थिंक वो एक नए दौर की भी निशानी है कि कल्चर इतना डाइवर्स हो गया है, दुनिया फ़ोन पे डिजिटली इतनी ऑन हो गई है। मेरे पास एक मिसाल है वैसे आपके एक गाने की, और मेरे जहन से निकल ना जाए। क्या? एक गाने में ये कहते हैं कि तेरे खर्चे हज़ारों क्यों इतने नखरे पालूं। तो ये यकीनन मुझे लगता है मेरे पास तुम हो का जो हुमायूं का कैरेक्टर था वो ये गाना गा रहा है। हाँ, मतलब देखें, अगर उस कैरेक्टर को हम 2020, 21, 22 में एक 21 साल के लड़के पे कर दें तो वो नॉर्मल गली में शायद ऐसी बात करेगा, सही है? तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो करंट कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन करें, रिलेटेबल करें, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत थोड़ा, मुझे मेरी उर्दू की वोकैबलरी मुझे लगता है मुझे आती है, लेकिन जितनी भी आती है मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफ़ा कोई नए अंदाज के लफ्ज़ यूज़ करूँ, और तलफ़्फ़ुज़ पे मैं बहुत ख़ास ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा ने हमेशा से मुझे बहुत इस पे सख्ती रखी है, और मेरे कुरान टीचर भी जो थे कारी साहब, उनकी वजह से मेरा काफ बहुत एक अच्छा है, तो वो मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ। लेकिन आई थिंक गाने के मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ नए दौर की बात ना हो, जो गाने मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, जो शायरी मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, उसकी भी थोड़ी सी जो चीज़ मुझे मुतासिर करती है वो मेरे गानों में दिखे। हुमायूं, हम रिलेटेबल होने की बात कर रहे हैं। अब आपके, मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि जितने रोल रहे वो ऐसे ही थे कि ये एक हीरो हैं और आप इन तक नहीं पहुंच सकते इतनी आसानी से। तो आप समझते हैं कि अब आप चाहेंगे कि रिलेटेबल, क्योंकि एक ऐसा दौर है, इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक आम आदमी की तरह बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुखातिब भी ऐसे होते हैं कि हम आप जैसे ही हैं, हम सस्ते कपड़े पहनते हैं एंड ऑल दैट। तो आप भी चाहेंगे कि उस तरफ जाएं या इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप बहुत हम्बल हैं, लेकिन क्या एक आवाम आपको फासले से ही देखेगी या ऐसे किरदार जिससे कोई भी देखने वाला कहे कि ये तो मुझ जैसा शख्स है? लेकिन मेरे पास तुमों का कैरेक्टर ऐसा ही था, और वो तो मजाक की बात है कि मैं वो कह रहा हूँ कि वो ऐसा था वैसा था, वो उसको मर जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो किसी के साथ भी आ सकते हैं कि हमारे बहुत सी ऐसी आवाम है जिन जो ईमानदार था वो बहुत, और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर था, और बच्चे पालने हैं, उसकी बहुत कम तनख्वाह है, लेकिन वो उसको फिर भी अपने बच्चे को भी खुश रखना था, अपनी बीवी को भी रखना था। खैर, कहानी उस ड्रामे की वो किसी और तरफ जाती है, बेसिकली वो बेवफाई का एंगल उसके अंदर आता है, और तो आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर था। और जो फिक्शन की आप बात कर रही हैं, मैं फिल्मों में हम फिर ज़रा लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, और फिल्म को कामयाब बनाने के लिए ज़रा
आपको वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर भी इस तरह से पेंट करना पड़ता है कि वो रिलेटेबल भी लगे, चाहे हम उसमें सिचुएशंस ऐसी डाल देते हैं। लेकिन ड्रामे आजकल सब रिलेटेबल बन रहे हैं, जो घर में जो कुछ हो रहा है, जहाँ जहाँ हर किस्म की कहानी हम अब ड्रामों में दिखा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमारे ड्रामे को चाहे इंडिया में हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा है और ड्रामा अब बहुत बेहतर हो गया है। और पहले भी था, पहले ज़रा बहुत डेप्थ से ड्रामा लिखा जाता था। अब मैं देखता हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो उसके अंदर वो वाली डेप्थ नहीं रही। लेकिन कुछ राइटर्स हैं हमारे, चाहे उमेरा हो या खलील साहब हो या और फ़रत इश्तियाक हैं, आफरीदी एक राइटर हैं हमारे, वो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। और दूसरे लोग मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना ज़्यादा राइटर्स की हमें ज़रूरत पड़ी, एक्टर्स की ज़रूरत पड़ी, तो वो उनका भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, वो भी अब आगे जाके और बेहतर हो जाएंगे। इसमें भी एक बहस ये होती है कि पहले जो लिखारी थी हमारी, बिलखुसूस हसीना मोइन, नूरुल हुदा शाह साहिबा जो इस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स थी, ख़वातीन को पावरफुल दिखाती थी। लेकिन एक आज का दौर है, एक मर्द को भी पावरफुल और इज़्ज़तदार दिखाया करते थे, एक ख़ानदान को चलाने वाला। और जो तस्वुर है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में बिलखुसूस, आप हुमायूं ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला थोड़ा बीच में बदल रहा बहुत है? ज़्यादा हो गया था कि हर जो मर्द था वो जुल्म कर रहा है और औरत पे सिर्फ जुल्म हो रहा है और वो बर्दाश्त किए जा रही है। लेकिन ये सब अब पिछले कुछ 2-4 साल से 5 साल से बदल गया। बहुत से ऐसे ड्रामाज आए हैं जिसमें बड़ी प्रोग्रेसिव औरतें दिखाती हैं। औरत जो है वो स्टैंड लेते हुए दिखाई है, काम करती है और वो मेहनत करती है, वो अकेली अपनी 5 बहनों को पाल रही है या उनके लिए काम कर रही है। ये सब अब ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वही होता है, एक टाइम ऐसा आता है भी, लाइक आप लोगों ने, मैं मेंशन करना चाहूँगा सिन्फ़े आहन, एक बहुत ही मतलब एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट था, वुमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक, और वो कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत था। तो मतलब लाइक पिछले 2-4 सालों में आई थिंक नरेटिव अब बदल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज, ज़रूरत भी है। तो जैसी आप बात करी वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक टाइम ऐसा आया था, क्योंकि कमर्शियल ड्रामा, कोई एक ड्रामा ऐसा हिट हो गया कि जिसमें औरत रोते हुए रो रही है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर उसको देखा देखी बहुत सारे ड्रामे बने हमने थे। थोड़ा ग्लैमराइज भी कर दिया रोती हुई औरत को, कि रोती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, हंसती हुई इतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वैसे आपस की बात है कि औरत को ये देख के बड़ी खुशी होती है जब औरत रो रही होती है, क्योंकि वो रिलेट करते कहती मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप जैसे नहीं देखती 2 औरतें बैठी हो तो वो आपस में बात कर रही हो, एक रोने लगती है तो दूसरी खुद ब खुद रो पड़ती है। तो ठीक कह रही हो बहन, तुम बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इसलिए भी वो ड्रामे बहुत चले थे और बाकी उनकी रेटिंग भी बहुत आती थी जिसमें औरत रो रही होती थी, और ये पूरा सोच समझ के ड्रामा उस तरह बनाया जाता था। लेकिन यस, अब ड्रामे को चेंज करने के लिए हमने फिर औरत को स्ट्रॉन्ग भी दिखाया। ये खुदा की कुदरत है, खुदा ने औरत को ऐसा बनाया है जिसके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, खा वो खुशी के हों या दुख के हों। आसिम, म्यूज़िक की अब अगर हम बात करें, पाकिस्तानी म्यूज़िक कोक स्टूडियो के ज़रिए, आपके गानों के ज़रिए, आपकी वीडियोस पूरी दुनिया में जाती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आप लोग एक ऐसा सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं कि वहाँ के कॉन्सर्ट हों अगर हमारे म्यूजिशियंस के या हमारे ड्रामा आर्टिस्ट के भी, तो शायद वहाँ के लोकल सेलिब्रिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप बैनुल-अक़वामी सतह पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करते हैं, आपको यकीनन दूसरे मुल्कों से आपके फैंस मिलते होंगे। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ इतना अच्छा म्यूज़िक के लोग सुनकर हैरान रह जाएं, हमारे कोक स्टूडियो को देखकर हैरान रह गए और सुनकर, तो यहाँ पर म्यूज़िक स्कूल्स होने चाहिए, इसकी मज़ीद पजीराई होनी चाहिए। जो नौजवान है उसको पता है कि आवाज़ तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ सीख कर आगे मज़ीद निकले और आप लोगों जैसे म्यूजिशियंस में शामिल हो। बिल्कुल, देखें, आर्ट स्कूल्स तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आर्ट्स को बहुत ही एक बेसिक लेवल से हमारी जनरेशन में इन्फ्यूज़ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी। और आपके सामने जिन सोसाइटीज़ और जिन कल्चर्स में ये होता है उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है, और जहाँ पे ऑप्रेस किया जाता है आर्ट को, वहाँ पे भी मुश्किलात आपके सामने हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे आर्ट्स काउंसिल अभी तक इस मुहिम को बहुत ज़ोर से लेके चल रहा है, डेफिनेटली। बट इसके अलावा मैं इस पे अगर बात करूँगा तो ऑब्वियसली कुछ दुख की बात भी होगी, कुछ डिसअपॉइंटेड बात भी होगी, लेकिन जहाँ तक सवाल है बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान एक बड़ी खूबसूरत और फ़नी बात है कि पाकिस्तान का आर्ट मुझे लगता है, और इवन कोई भी स्किल पाकिस्तान की, राइट, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, वो दुनिया भर में इस तरीके से शाइन भी मुझे लगता है इसलिए करता है क्योंकि वो रॉ होता है, क्योंकि हम इतनी मुश्किलों से आगे आए होते हैं, हम इतने लोगों के ना सुन के और इतनी लोगों की रिजेक्शन के बाद, इतने मरहलों के बाद हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारा आर्ट निकलता है तो वो वाकई दुनिया को अमेज़ कर देता है। तो ये वाकई एक बहुत ही, इस मुल्क का जो स्किल लेवल है ना, वो एक अजूबे से कम नहीं है कि जितनी भी इस पे सप्रेशन होती है उसका आर्ट उतना ही ज़ोर से बोलता है। बट देन अगेन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, ये एक डिबेटेबल बात है और स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। और इसमें ये ऐड करते हुए, हम इतने अच्छे दिल के लोग हैं हम पाकिस्तानी। एक ग्लोबल अभी सर्वे आया था, एक इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे का एहसास करने वाले लोगों में। तो यकीनन ये तो है कि हमारे दिल इतने अच्छे हैं और इतना रॉ ये टैलेंट है जो लोगों तक पहुँचता है तो लोगों को दिलों में पहुँचता है। अब हुमायूं, आपका एक और कमेंट ज़रूर मैं इस पे जो आसिम ने बात की उसके बाद आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे इशारा दे दिया क्या कि अब हमें क्लोज़ करना है सेशन। जो आसिम ने बात की, हम बड़े मुख्तलिफ अदवार से गुजरे हैं और आपका भी जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने देखा जो मुल्क की सियासी हालात रहते हैं उसका भी एक बड़ा असर रहा। जो अदवार पाकिस्तान ने देखे, कंजर्वेटिव माहौल भी बना, उसमें कहानी कहना बहुत मुश्किल हो गया था। आज के दौर को निस्बतन क्या आप बेहतर कह सकते हैं जहाँ स्टोरी टेलिंग की बात हो कि हम किसी भी तरह की एक कहानी दिखा सकते हैं, लिबास पहना सकते हैं, मॉडर्न भी दिखा सकते हैं और एक एम्पावर्ड औरत या मर्द भी खुलकर हम उसकी कहानी बयान कर सकते हैं। ये बेहतर दौर है आज का, या पहले भी कोई अच्छे अदवार आपने देखे इस सिलसिले में? नहीं, मेरे ख्याल से पहले मुझे लगता है कि कहानियों के लिए ज़्यादा आज़ादी थी, मुझे तो ऐसे लगता है। और अभी जो है वो काफ़ी हद तक सेंसर का काफ़ी दबाव होता है। लेकिन लिबास जहाँ तक है वो तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए कि इतनी आपको छूट नहीं होनी चाहिए कि आप हर किसी भी किस्म का लिबास दिखा दें, लेकिन कहानियों की छूट ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे यहाँ तो हम जो मियाँ बीवी भी दिखाते हैं तो उसका भी हाथ पकड़ने में, लेकिन मैंने देखता हूँ कि हालांकि पूरी दुनिया बहुत आज़ाद है, सब है, लेकिन वो हमारी इसी बात को बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे इंडियन बहुत से मेरे दोस्त हैं, कहते हैं हम ड्रामा देखते हैं यार, हम फैमिली के अंदर बैठ के देखते हैं और हम ये फील करते हैं कि आप लोग बगैर हाथ लगाए भी वो इमोशन पूरा दे देते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और मैंने रिसेंटली ना हमारे भाई ये पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा कमेंट सुना है कि यार आप लोगों का आर्ट और आप लोगों के ड्रामा स्पेशली हमें इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि हम अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के उसको कंफर्टेबली देख सकते हैं। सो आई थिंक ये एक और पाकिस्तान हमारा एक बड़ा ये सक्सेसफुल अचीवमेंट है, वही वाली बात कि बिना कोई बाउंड्रीज तोड़े, फैमिली सेंट्रिक कंटेंट की बिना कोई बाउंड्रीज तोड़े अगर हम वो इमोशन ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कहानियाँ इस किस्म की ज़रूर हैं, कुछ ऐसी हैं जो सब आप नहीं दिखा सकते, उसकी ज़रा सी रोकथाम होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये इस कहानी को दिखाएं या इस कहानी को दिखाएं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो ज़रा उसके ऊपर सख्ती आ जाती है, उस पे आ जाती है। सेंसरशिप है, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। सेल्फ सेंसरशिप भी एक चीज़ है, वो भी हम सब बेहतर अंदाज में जानते हैं। क्लोजिंग कमेंट होगा आसिम, कराची के लोगों को एक पैगाम दीजिए और बिलखुसूस नौजवानों को। हो सकता है हमारे सामने जो ऑडियंस है इनमें एक ऐसा ही मुस्तकबिल का सुपरस्टार भी मौजूद हो जो आपकी बात सुने और उसमें वो कॉन्फिडेंस आए कि वो भी खुलकर अपना जो आर्ट फ़न का मुजाहरा करना शुरू करे। आपका नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि मैं 1 मिनट हम ब्रेक ले लें अजान का। बिल्कुल। बस एक ही पैगाम है कि ख़ुद को और अपने आगे आने वाली जनरेशन को टॉलरेंस सिखाएं, एक दूसरे के लिए सब्र सिखाएं, एक दूसरे की राय के लिए, एक दूसरे की ओपिनियन के लिए। हो सकता है आपके साथ वाले की जो राय हो या ओपिनियन हो उससे आप इख्तलाफ करते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें
उससे दुश्मनी कर लेनी चाहिए। तो बस मेरा मैसेज ये है, क्योंकि जब ये होगा तब यकीन करें सोसाइटी हमारी और ज़्यादा अमन और प्यार से भर जाएगी। हुमायूं, आप क्या पैगाम मैं देंगे? एग्जैक्टली एक्चुअली यही कहने वाला था। क्योंकि मैं जो सब्र जो है ना, मैं देखता हूँ कि ये उसकी बहुत कमी है हमारे नौजवानों में। जो मैंने देखा है कि यहाँ इवन गाड़ी किसी को लग गई है, किसी ने गाड़ी मार दी है, तो मैं देखता हूँ कि फ़ौरन बाहर निकलते हैं, चाहे वो नौजवान हो या बड़े हों या छोटे हों। मैंने देखा है कि वो मरने मराने पे आ जाते हैं और पूरा ट्रैफिक रोक देंगे और एक दूसरे को गालियाँ देंगे। अब मेरे ख्याल से एक्सीडेंट होता है, तो जो भी आप, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी किसी ने पीछे से मारी। 1 मिनट के लिए आता है गुस्सा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल बाहर निकल के लड़ने ना लगूं, बल्कि उल्टा उसको भी पूछता हूं कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं हो। तो मेरे ख्याल से पेशेंस और सब्र जो है वो इस चीज़ की कमी है हमारे यहाँ। टॉलरेंस का, सब्र का और तहम्मुल का पैगाम दिया। पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार्स आपके सामने मौजूद थे, इनका तालियों से इनको रुखसत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इतने सुकून से हमें सुनने का। सॉरी हमारे पास वक्त ज़रा कम था, हमने जाना था तो इसलिए हम साथ बैठ गए। एंड थैंक यू भाई। थैंक यू। नहीं थैंक यू। मेरे साथ स्टेज मेरे साथ आप हैं। मेरे पास तुम हो। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।